स्वागत है आपका विज्ञान की आवाज़ कार्यक्रम में। यह पॉडकास्ट की श्रृंखला अब तक पहुंचाई जा रही है मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा, जिसे उत्प्रेरित और समर्थन दिया है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। विज्ञान की आवाज़ कार्यक्रम से आपको मिलती है देश और दुनिया में होने वाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अपडेट। साथ ही साथ हम करवाते हैं आपकी मुलाकात देश के उन तमाम वैज्ञानिकों और साइंस लैब से जो भारत को और बेहतर बनाने में लगातार अग्रसर हैं। आज के टॉप साइंस अपडेट। इसरो ने SSLV D2 का किया सफलतापूर्वक लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 10 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने नए और सबसे छोटे रॉकेट SSLV D2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। SSLV D2 का प्रक्षेपण सुबह 9:18 पे किया गया। इसरो के अनुसार SSLV 500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को लोअर ऑर्बिट में लॉन्च करने में काम में लाया जा सकता है। ये रॉकेट ऑन डिमांड के आधार पर किफायती कीमत में सैटेलाइट लॉन्च की सुविधा देता है। 34 मीटर लंबे SSLV रॉकेट का व्यास 2 मीटर है। ये रॉकेट कुल 120 टन के भार के साथ उड़ान भर सकता है। इस रॉकेट की पहली उड़ान पिछले साल अगस्त में विफल हो गई थी, लेकिन इस बार SSLV D2 की ये सफल उड़ान रही, जिसमें इसने अपने साथ ले जाए गए सैटेलाइट्स को उनकी निर्धारित प्लानर कक्षा में सटीक स्थान पर स्थापित भी किया। इसरो चीफ S सोमनाथ ने लॉन्च के बाद सैटेलाइट को बनाने के साथ साथ उन्हें सही कक्षा में स्थापित करने के लिए सभी 3 सैटेलाइट दलों को बधाई दी। Congratulations to all 3 satellite teams for making the satellites as well as placing in the right orbit, and I wish all the very best to the rest of the operations of the satellite for accomplishing their mission goals. Probably all of you are aware that SSLV had its maiden flight, SSLV D1, and we had a narrow miss of placing the satellite in the orbit because of a shortfall in velocity. And I'm very happy to report that we have analyzed the problems faced in the SSLV D1, identified the corrective actions, implemented in a very fast pace, qualified all of those new systems, went through large amount of simulations and studies to ensure that the vehicle will become success this time. And I'm very happy to see that the really intended model of the vehicle has been executed in reality in flight. जम्मू संभाग के रियासी जिले में लिथियम के भंडार मिले हैं। देश में पहली बार जम्मू संभाग के रियासी जिले में लिथियम के भंडार मिले हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के अनुसार नई दिल्ली में केंद्रीय भू वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की 62वीं बैठक में केंद्रीय खान सचिव विवेक भारद्वाज ने जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का पता चला है। लिथियम एक दुर्लभ धातु है और इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए विश्व में इसकी बहुत अधिक मांग है। लिथियम मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के प्रमुख घटकों में से एक है। इसका उपयोग कुछ गैर रिचार्जेबल बैटरी में हृदय पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों जैसी चीजों के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में भारत लिथियम, निकेल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं। राज्यसभा में परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2014 के बाद भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में भारी उछाल देखा गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2013-14 में यदि वार्षिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन 3,533.3 करोड़ यूनिट था, तो वहीं 2021-22 के नवीनतम वर्ष में यह 4,711.2 करोड़ यूनिट है, जो 8.5 साल की एक छोटी अवधि के भीतर लगभग 30 से 40% की वृद्धि है।
डॉक्टर सिंह ने भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बढ़त को मदद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लीक से हटकर लिए गए कई फैसलों का उदाहरण दिया। वास्तविकता यह है कि सन 2017 में मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृति दी गई थी और कुल मिलाकर के 1,05,000 करोड़ की लागत से ये सारे प्रोजेक्ट्स बनने हैं, जिसमें 2 रिएक्टर कर्नाटक, 2 हरियाणा, 2 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। अब 2031 का जो लास्ट डेडलाइन है वो फेज्ड मैनर में है। उसका अर्थ ये नहीं है कि सारे के सारा फंक्शनल उसी साल में होगा, धीरे धीरे फेजेज में ये काम चलेगा, लेकिन ये निरंतर इसकी प्रगति हो रही है। क्योंकि इस सरकार का सन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अनेकों ऐसे कारण जो पहले विलंब पैदा करते थे उनकी भी चिंता की है, और इसीलिए आपको जानकर के खुशी होगी और आदरणीय सदस्य को भी कि 2013-14 में जब ये सरकार आई थी तो हमारे यहाँ कुल मिलाकर के जनरेशन जो एटॉमिक एनर्जी की होती थी वो थी 35,333 मिलियन यूनिट, जो आज बढ़कर के 47,112 हो गई। अर्थात 60-65 वर्ष में हम केवल 35,000 तक पहुंचे थे और 8 वर्ष में हम 12,000 की उसमें इजाफा हुआ। साइंस अपडेट के बाद विज्ञान की आवाज में अब बारी है एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर में हम करवाते हैं आपको रूबरू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास जनाधार के लिए ज्ञात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं से। साथ ही साथ हम करवाते हैं आपकी मुलाकात उन खास लोगों से जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, जिससे भारत और समाज बेहतर बन सके। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर अजय चौरसिया। डॉक्टर अजय चौरसिया प्रमुख वैज्ञानिक हैं तथा अध्यक्ष हैं संरचना अभियांत्रिकी 3D कंक्रीट प्रिंटिंग केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में। नमस्कार श्रोतागण, मेरा नाम डॉक्टर अजय चौरसिया। मैं प्रमुख वैज्ञानिक तथा अध्यक्ष संरचना अभियांत्रिकी दैट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड 3D कंक्रीट प्रिंटिंग डिवीजन का हेड हूँ। ये हम केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में, जिसका एक रिसर्च सेंटर है, वी कम अंडर अम्ब्रेला ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CBRI में हम बेसिकली हमारा जो फोकस रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन है इन द एरिया ऑफ बिल्डिंग साइंस टेक्नोलॉजी and its implementation. So basically the objective of CBRI's R&D should be utilized for the common man in the country and globally also. तो जब भी हम किसी भी बिल्डिंग या बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक उसका बहुत मुख्य सिद्धांत ये होता है कि उसमें सेफ्टी, स्पीड, सस्टेनेबिलिटी, कंफर्ट, एस्थेटिक्स एंड अफोर्डेबिलिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान रखते हुए हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि हमारे देश में आगे 10 साल और 20 साल के बाद किन चीजों की कितनी हाउसिंग की डिमांड है और उसको कितने अच्छे तरीके से साइंटिफिकली हम अपने लोगों को पहुंचा सकते हैं। इसी के दृष्टिकोण में हम जो CBRI में जो काम करते हैं वो हमारे जो नेशनल मिशन है, जैसा हाउसिंग फॉर ऑल, स्वच्छ भारत एंड देयर आर सो मेनी, उसके अलाइनमेंट में हम काम करते हैं। बेसिक एरिया ऑफ आवर रिसर्च इज ऑन सस्टेनेबल कंक्रीट, 3D प्रिंटेबल कंक्रीट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वेस्ट, जो उसको यूटिलाइज करके अच्छे से कॉस्ट इफेक्टिव कंक्रीट, सस्टेनेबल कंक्रीट बनाने पे हमारा उद्देश्य है। जब हमारा एक कंक्रीट बन गया तो अब बिल्डिंग कंपोनेंट्स की बात होती है। तो हम जो भी बिल्डिंग बनाते हैं वो सेफ हो, उसके लिए हम हमारे डिवीजन में हम फुल स्केल और टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और इसी टेस्ट के वजह से हमने ये प्रीफैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स पे भी किया है और मेशनरी बिल्डिंग्स, जो कि हमारे देश में 80%
जो मकान है वो मेसनरी बिल्डिंग्स है और वो भूकंप रोधी प्रावधान उनमें बहुत कम है, और उसकी वजह से अगर भूकंप आता है, क्योंकि हमारा 57% ऑफ लैंड इज सिस्मिक प्रोन एरिया, तो उसमें बहुत क्षति हो सकती है, जान माल का नुकसान हो सकता है। एंड उसको ध्यान में रखते हुए हमने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कॉस्ट इफेक्टिव एक कन्फाइंड मेसनरी तकनीक का ये इनोवेशन किया है और उसको फुल स्केल टेस्ट भी करा है। और उसमें ये पाया गया कि अगर ये टेक्निक यूज करती है तो इसका एडवांटेज ये है कि ये लोकली अवेलेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्किल से बनाई जाती है। 1% अधिक इसमें खर्च आता है, बट इसमें जो भूकंप रोधी शक्ति होती है वो करीब करीब 350% अधिक होती है जो अनरेन्फोर्स्ड मशीनरी होती है। उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स है जो कि भूकंप रोधी नहीं है, उनको हम किस तरह से भूकंप रोधी बनाया जाए। और उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह से ये रिसर्च होती है और उसको हम पहले टेस्ट करते हैं और बाद में उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ना कि बिल्डिंग पर बड़े बड़े जो प्लांट्स है जैसे पावर प्लांट्स हो गए या जहाँ पे भी जंग या किसी तरह की जो भी कठिनाई आती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है स्ट्रक्चर्स को रिलेटेड, वो प्रॉब्लम्स जनरली सभी ऑर्गेनाइजेशन हमें सीबीआरआई को रेफर करती है। उसको हम साइंटिफिकली समझकर उसका निदान देते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम सस्टेनेबल और हमारी जो सर्विस प्राइस है बिल्डिंग्स की वो इंक्रीज हो और का ग्रोथ अच्छा तरह से हो। उसी तरह से हेरिटेज बिल्डिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट वन ऑफ द वर्टिकल वेयर वी आर वर्किंग। इसके अलावा जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हमारे देश में बनाए जाते हैं उसका एनालिसिस और डिजाइन भी हम सीबीआरआई में करते हैं। आपको जान के ताजुब होगा या रिसेंटली जो कि जोशीमठ में आपने सुना होगा कि भूधसाव हो रहा है, तो उसमें भी हमारी कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सीबीआरआई को चयनित किया कि उसका अध्ययन करे और वहां पे जो बिल्डिंग्स है उसकी सेफ्टी असेसमेंट करके उसके आगे रोकथाम के लिए या क्या स्ट्रेटेजिक वे फॉरवर्ड होना चाहिए उसने बताया, तो वो भी हमने बहुत अच्छे से किया। साथ ही साथ कुछ बिल्डिंग्स ऐसी है कि वो काफी टिल्ट हो गई थी, तो उसको किस तरह से साइंटिफिकली डिमोलिश किया जाए ताकि आजू बाजू की बिल्डिंग को नुकसान ना हो, वो भी काम सीबीआरआई ने बहुत बहुत कुशलता पूर्वक बहुत कम समय में जोशीमठ में कर दिया है। साथ ही साथ हम अपना जो प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग का भी कार्य हम सीबीआरआई में करते हैं जी। इसके अलावा मैं आप सबका ध्यान आकर्षित कर कि जब भी आपको मौका मिले रुड़की आने का, आप आमंत्रित हैं। और हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पार्क का हमने एक स्थापना की है जिसमें कि अलग अलग तरीके से जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है, उससे मकान बनाए हैं और वो मकान किस तरह से भूकंप रोधी हो सकते हैं और उसमें किस तरह से कंफर्टेबल एंड जो हमें टीनेज बताए वो किस तरह से फुलफिल होता है, वो सब चीज का बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन किया है और उसका इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना आपको चाहूंगा कि सीबीआरआई में हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जैसे 3D प्रिंटिंग, वॉल्यूमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे कार्य कर रहे हैं और इसको सिस्टमेटिक साइंटिफिक रिसर्च होने के बाद में हम इसको फील्ड में भी लेके जाने का पूरे प्रयास करते हैं और उसके लिए हम इंडस्ट्री से भी कोलैबोरेट करते हैं और इस कार्य को और इफेक्टिवली करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर का भी स्थापना सीबीआरआई में किया गया है। तो इन समरी मैं ये बताना चाहूंगा कि सीबीआरआई और हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिवीजन पर्टिकुलरली वी आर वर्किंग इन अलाइनमेंट विद नेशनल नीड्स, national missions, SDG goals, IPCC and G20 objectives to fulfill the dreams of our society in our country. जी डॉक्टर चौरसिया, अगर हमें आप थोड़ा सा और ये बता पाएं, एक बहुत एक चैलेंज होता है जब मकान बन रहा है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, कम दाम में भी बने, अच्छा भी बने, तो इन चीजों को पूरा जोड़ते हुए जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है उसने क्या क्या कदम उठाए हैं या वो क्या ऐसी नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि ये सारे पैरामीटर्स उसके अंदर आ जाए?
आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कि हमारे श्रोतागण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो आपने जैसे कहा कि सीबीआरआई में हम इस मार्ग पे हम पूरी तरह से भरसक प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी मकान बनाओ तो कॉस्ट इफेक्टिव होना, ये सब लोगों की पहले प्राथमिकता होती है, पर हम उसे सेफ्टी पे पहले ध्यान देते हैं। और उसके लिए हमने जो आपको बताया कि कन्फाइंड मेसनरी, ये आइडियल टेक्नोलॉजी है जो कि आम आदमी लोकली अवेलेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल से बना सकता है। साथ ही साथ हमें जब ज्यादा नंबर में मकान बनाने हैं तो उसके लिए प्री फैब्रिकेटेड जैसा स्लैब, बीम, कॉलम, ये सब प्री फैब्रिकेटेड आप छोटे स्केल में भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उससे भी मकान बना सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको अननेसेसरी शटरिंग करना, फिर जैसा हम कास्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत समय व्यतीत होता है। तो ये प्री फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजीज, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इस पे भी हम कार्य कर रहे हैं और कर दिया है। और ये फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, जैसा आपने सुना होगा लाइट हाउस प्रोजेक्ट, माननीय प्रधानमंत्री ने इनका इनॉग्रेशन किया था और उसका इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो उसमें हमारा काफी योगदान है और सीबीआरआई की रिसर्च इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में भी गई है। तो आम आदमी के लिए हमने यहाँ पे रीजन स्पेसिफिक जियो क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल मकान बनाने के लिए अलग अलग तरीके से ऑप्शंस तैयार किए हैं। जैसा कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पे आपको बाम्बू का बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है और वहां पे भूकंप की दृष्टि से भी वो बहुत अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो वहां पे जितना मकान हमारा लाइट हो और लोकली अवेलेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल से बने, तो उसके लिए इकरा हाउस या बाम्बू हाउस का एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। इसी तरह से हमारा जैसा उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे स्टोन मशीनरी बहुत यूज होती थी, पर वहाँ वो स्टोन मशीनरी का ये पता है हमें कि ये भूकंप रोधी क्षमता इसकी बहुत कम है। तो उसमें किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर भी हमने काम किया है और इसका हर समय प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोगों को इसके अवगत कराते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हम सीबीआरआई की वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, जिसका कि www.cbri.res.in, जिसमें कि हमारी अलग अलग टेक्निक अलग अलग प्रदेश के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए, जो कि सब कॉस्ट इफेक्टिव है एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस है और जिसका कि लोकली अवेलेबल स्किल से भी आप कर सकते हैं, उसका हमने पूरा डिस्प्ले किया है। इसके अलावा आप अगर बहुत इच्छुक है तो हमारा एक भवन तरंग करके एक यूट्यूब चैनल सीबीआरआई वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसमें कि करीब करीब 65 दो मिनट के डिफरेंट टेक्निक्स पे यूट्यूब की क्लिपिंग्स दी हुई है। तो आप उसे विजिट करिए, आपके इंटरेस्ट की वीडियो क्लिप देखिए और अधिक जानकारी के लिए कंसर्न साइंटिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर चौरसिया, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है जो भूकंप निरोधी स्ट्रक्चर है उस पर काम करने के लिए। आपने नेपाल में जो डिजास्टर हुआ था उस पर भी काफी स्टडी की है। अगर आप हमारे श्रोताओं को ये बता पाएं, क्या बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो मकान बनवा रहे हैं या किसी मकान को खरीद रहे हैं, उन चीजों में क्या ध्यान रखना चाहिए कि उनको अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऐसी कोई कंडीशन आती है, तो उनको कम से कम नुकसान हो? जी, ये बहुत जायज प्रश्न है, क्योंकि भूकंप की दृष्टि से हमारा देश करीब 57% भूकंप मॉडरेट टू हाई सिस्मिक जोन्स में है। तो जब भी हम मकान की बात करते हैं तो दो तरह के मकान होते हैं। एक तो मैसनरी बिल्डिंग्स होती है, एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, जिसमें कि कॉलम, बीम, स्लैब सब आरसीसी के होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं मैसनरी की। तो जब भी आप मैसनरी बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देखना है कि आपका मकान कहाँ है। पहाड़ी इलाकों में अगर ये एकदम ऊंची ढलानों के किनारे हो या बहुत दलदल की जमीन में बना रहे हो, तो ऐसे जमीन का हम चयन ना करें। दूसरी बात हमें देखना है कि जब भी हम लोड बेरिंग बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें भूकंप रोधी प्रावधान, जो कि एक हॉरिजॉन्टल बैंड
हॉरिजॉन्टल पट्टी बोलते हैं, जो कि अर्थक्वेक आरसीसी बैंड बोलते हैं, कि वो अलग अलग बैंड उसकी लोकेशन के हिसाब से, जैसे प्लिंथ लेवल पे, सिल लेवल पे, लिंटर लेवल पे और रूफ लेवल पे दिया जाता है। तो ये 3 इंच मोटा, 9 इंच चौड़ा, जितने की आपकी दीवार की मोटाई होती है उतनी चौड़ा, ये बैंड हमें देना बहुत आवश्यक है। उससे क्या होता है कि हमारा जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है वो एक माचिस के डिब्बे की तरह, एक बॉक्स एक्शन, इंटीग्रल बॉक्स एक्शन की तरह काम करता है। तो जब भूकंप की शेकिंग होती है, जमीन हिलती है, धरती कांपती है, तो मकान हमारा हर दीवार अलग अलग कार्य करने के बजाय सब इकट्ठा मिलके उसको रेजिस्ट करती है और उसमें कोई भी दीवार कोलैप्स या ओवरटर्न या ज्यादा उसमें क्रैक नहीं आते अगर आपने इस भूकंप रोधी पट्टी का प्रावधान दिया। अगर आप मकान सिस्मिक जोन 5 में बनाते हैं तो उसमें इस पट्टी के अलावा आपको एक हर दीवारों के कोने में, इंटरसेक्शन में एक 10 mm का सरिया भी मेसनरी फाउंडेशन से शुरू देना पड़ता है। तो ये दीवार के अंदर ही होता है। तो इसकी ये बेसिकली इसका पर्पज ये होता है कि आपके बिल्डिंग को ये लचीलापन देता है, ताकि अगर शेकिंग के दौरान अगर आपकी बिल्डिंग ज्यादा डिफॉर्म या डिफ्लेक्ट होती है तो ये सरिया उसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होने तो देगा, पर जो नुकसान होता है, क्रैक्स होते हैं या कोलैप्स होते हैं, डैमेज होता है, उससे बचाव करेगा। तो ये रही बात आपकी भूकंप मेसनरी बिल्डिंग। तो जब भी आप मेसनरी बिल्डिंग बनाए तो इंजीनियर की सलाह मशवरा करें और फिर उसके बाद में स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से आप मटेरियल का भी ध्यान रखें और टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करके अपना मकान बनाए। और उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस अच्छा करिए, तब जाके आपका मकान सेफ होगा। सबसे पहले सेफ्टी एंड देन इकोनॉमी, जी, एस्थेटिक्स और बाकी का सब चीज हो ही जाएगा। अब जाते जाते हम बताते हैं आपको बात पते की। क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीला और अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है? ये था आज का विज्ञान की आवाज। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें बताएं media4community@gmail.com पर। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है आशीष तिवारी ने।